देखिए अब हम सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में दोस्तों आपके साथ एक और टॉपिक में इसी वीडियो में हम आ गए हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए आए तो हो जाएंगे या घबरा गए होंगे यार। अब इस क्वेश्चन के केसेस सवाल को देखे फिर में हो चुके हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में चेंज करना सीखेंगे। पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशन हम करते हैं 5 क्लास की मैथमेटिक्स बुक से। आज हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में चेंज करते हैं तो एक बात याद रखना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में चेंज करते वक्त सबसे पहले हमने 59 को माइनस करना है 32 से। क्या करना है, 59 को माइनस करना है 32 से, तो हमारा जवाब आएगा 27। ओके, जब भी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं तब हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा जवाब कितना है, 29। हम 32 माइनस करेंगे जो भी फ़ारेनहाइट मिला हुआ है, तो हमारा आंसर है 27। जब हमारा आंसर 27 आता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5/9 से। ओके, तो इसका फार्मूला क्या बना, पहले तो सब्ट्रैक्ट करो 32 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 5/9 से। ओके, तो ये क्या हुआ 5/9। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम ये ओवर देकर 1 दे देते हैं। तो देखिए अब हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 9 ज़ा 1 27, 1 9 ज़ा 1 एंड 3 9 ज़ा 27। ओके, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 15, जो कि ये किस में होगा, ये होगा सेल्सियस स्केल में। देखिए ना हमने कितनी जल्दी जवाब सेल्सियस स्केल में निकाल दिया। आइए एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं, फिर इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। उसके एक और प्रॉब्लम करके फिर हम आएंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। दोस्तों देखिए 77 को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, तो ये हम कैसे करेंगे, तो फार्मूला वही यूज़ होगा, -32 करेंगे, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 15 सेल्सियस, इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, इसलिए मैंने ये जो पहले का क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 77 को पहले माइनस से 7 करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 32। यहाँ पर 32 5 एंड 4, मतलब हमारा आंसर आया 44। ओके, अब 44 को हम क्या करेंगे, अब 44 को हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितने से, कोई भी फ़ारेनहाइट मिला हुआ है, कोई भी फ़ारेनहाइट मिला हुआ है हमें 32 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से, 32 से ही सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये यूज़ करना है, मतलब जो आंसर आए इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे। देखिए 40 मल्टीप्लाई की साइन देंगे 5/9। ओके, तो ये जब भी मल्टीप्लाई आता है फ्रैक्शन में तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो 1 9 ज़ा 1 एंड 5 9 ज़ा कितने हुए, 5 9 ज़ा हुए 45। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आंसर आएगा, हमारा दूसरी प्रॉब्लम का आंसर आ गया 50 सेल्सियस। देखें ना हमने कितने जल्दी इसका जवाब निकाल लिया। उसके लिए यार कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने आपको ये कैसे एक्सप्लेन किया, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ जाती है। अब इसको और इसको सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले तो हमने क्या सीखा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में, जिसका ये फार्मूला है, पहले जो भी फ़ारेनहाइट मिला हुआ है उसको 32 से माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे, उसका जो जवाब आए उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करे, जवाब हमें मिल जाएगा। आइए फिर हमें इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। दोस्तों देखिए अब हम सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में चेंज करना सीखेंगे। पहले हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में चेंज करना सीख लिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, बुनियाद से मैंने आपको बताया, और ये दोनों हमें क्वेश्चन चेंज किए। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इनको फिर हम इस फॉर्म में लाएंगे, इस शक्ल में लाएंगे, देखते हैं कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले हम फिर वो रिपीट कर देते। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें 32 से माइनस करना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके,
और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एक कॉमन सेंस है। अब आते हैं हम जब फारेनहाइट सॉरी सेल्सियस स्केल से फारेनहाइट में चेंज करते हैं तो फिर क्या करें। तो बिल्कुल ये फार्मूला यूज़ होगा, पर इसका एक और तरीके से यूज होगा, मतलब ये जो है ऊपर आ जाएगा और ये जो नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा आए मैं आपको बिल्कुल ही बुनियाद से बताता हूँ दोस्तों। तो मैंने क्या कहा कि फार्मूला यही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर एक और चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है आए इधर बताता हूँ मेरे को। यहाँ पर क्या होगा 5/9, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा डिवाइड। ओके, और फिर वहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस था, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई था 5/9। ओके, ये हुआ था जब जब हम फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं, तो सब तब ये फार्मूला है। जब सेल्सियस स्केल से फारेनहाइट में चेंज करते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है। हम यूज़ करके भी देखा मैं आपको दिखाता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पर सबसे पहले हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम 32 प्लस करते हैं, बिल्कुल ही हो गया ना डिफरेंस से। फार्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर प्लस 32 होगा, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। आए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो 15 सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है, मतलब ये जो है इसको इसी फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 एंड यहाँ पर क्या है डिवाइड 5/9, तो डिवाइड 5/9। ओके जी। अब आपको पता है कि ये जो है फ्रैक्शन में है, और जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन में, यहाँ पर एक दे देता हूँ, तो जब भी हम डिवीजन डिवीजन जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसकी साइन चेंज होती है। जब भी साइन चेंज होती है तो यहाँ पर जो होता है एक ऊपर हो जाता है एक नीचे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। आए देखते हैं करके। तो ये हो गया 15, तो हमने साइन चेंज की, इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन से क्या होगी, डिवीजन से होगी मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको फ्रैक्शन टॉपिक क्लियर होगा तो ये आपको बिल्कुल ही पता होगा, और हमने फ्रैक्शन टॉपिक डिस्कस भी किया है 4th चैप्टर में 5 क्लास से। ओके, ये होगी मल्टीप्लिकेशन साइन, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ ना, 9 ऊपर 5 नीचे। अब इनको क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 5 = 1, 3 5 = 15, 3 5 = 15। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है भाई। 9 3 = 27, 9 3 हो गए 27। ओके, अब इसका जवाब क्या आया, इसका जवाब आया 27। अब वहाँ पर और दूसरा स्टेप क्या है प्लस 32। अब इसको हमें प्लस 32 करना है, प्लस 32, तो हमारा जवाब कितना आएगा, यहाँ पर हो गए 9, 9 3 = 59। ओके, तो ये हो गए फारेनहाइट में। देखे ना भाई जान, हमने कितनी आसानी से निकाल लिया जवाब। इसके लिए लाइक तो बनता ही है। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। तो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमें सेल्सियस मिला हुआ है उसको तो डिवाइड करना है 5/9 से। 5/9 से हम डिवाइड करेंगे। तो फ्रैक्शन का एक रूल है, जब भी आप फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं तो आपकी साइन जो चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, जैसे मैंने आपको ये करके बताया। उसके बाद जब हमें जवाब मिल जाता है तो हम प्लस 32 करते हैं। ओके, पर अब जब हमें ऐसे फिर सेल्सियस के चेंज करना है तो कैसे करेंगे, मैंने बता दिया है भाई। पहले -32 करेंगे, यहाँ पर होगा 27। जल्दी हम कर देते हैं आपको फिर से, और फिर मल्टीप्लाई 5/9। ओके, तो 1 9 = 1, 3 9 = 27, ये हो गए 15, जवाब आ गया। अब आते हैं 25 को फिर से फारेनहाइट में चेंज करके फिर हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों अब 25 सेल्सियस को चेंज करना है, तो फार्मूला वही यूज होगा। यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 5/9। ओके 1। अब जब हम इसको साइन चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 9/5। ओके, तो 1 5 = 1, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 9 5 44 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 44 आंसर आएगा। अब 44 से क्या करना है, प्लस 32 करना है। ओके जी, यहाँ पर ही हम कर देते हैं 45 प्लस 32। ओके, तो बिल्कुल सिंपल हम एडिशन करते हैं जैसे आपको समझ आ गए। तो 5 2 कितने हो गए, 7 हो गए। 5 2 हो गए 7 एंड 4 3 भाई 7 हो गए। तो हमारा जवाब कितना आया, 77 फारेनहाइट में आ गया। देखिए हमने कैसे कन्वर्ट करना सीख लिया, बिल्कुल ही गेम की तरह। आई होप आपने समझ लिया होगा, तो लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं हम एक और टॉपिक के तरफ।
दोस्तों आपके साथ एक और टॉपिक में इसी वीडियो में हम आ गए हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए आए रीड करते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी इसका रिवीजन मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये कैसा होता है। इस टॉपिक में क्या होता है, हमें एक चीज़ मिली होती है। जी हमें एक चीज़ मिली होती है, उसकी कीमत भी मिली होती है। हमें बहुत चीज़ें लेनी होती है, तो हमें वो वहाँ पर दूसरी क्वांटिटी मिली होती है। हम सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अगर हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज़ की कीमत तो मिली होती है, मतलब जैसे यहाँ पर प्राइस है बुक की 30 रुपीज़ ऐसे मिली होती है, लेकिन हमें उसकी एक मतलब एक बुक की प्राइस मालूम करनी है। तो फिर हम वहाँ पर क्या करें, वो भी मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम में करके बताता हूँ। आइए इसको सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल आसान है। तो क्या करें, एक बुक की जो कीमत है मतलब प्राइस है वो उतनी है 30 रुपीज़। हमें वहीं सेम बुक्स खरीद करने हैं 4, मतलब हमें 4 बुक खरीद करने हैं। 30 रुपीज़ एक कीमत है बुक की, मतलब 30 रुपीज़ ईच बुक। 4 खरीद करने हैं, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल ही आसान है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये होगा मतलब 4 बुक हमें मिलेंगे 120 में, 120 में हमें 4 बुक्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो है आई हैव परचेज 4 बुक्स। ओके, मैंने कितने बुक खरीदे, मैंने 4 बुक खरीदे हैं 120 में। तो एक बुक की कीमत क्या हुई, जो मैंने पहले ही मतलब शुरुआत में बता दिया कि हम जब हमें बुक्स ज़्यादा बुक्स की कीमत मिली होती है लेकिन एक बुक की कीमत नहीं मालूम होती, तो फिर हम कैसे मालूम करें। तो ऐसे मालूम करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 बुक जो है मैंने खरीद किए हैं 120 में, तो इनकी एक बुक की कीमत क्या हुई। तो सिंपली हमें 4 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 3 12 जा 20 और 12, 3 12 जा 12, ये गया ख़त्म। ये देखो, तो एक बुक की कीमत भी हमें मिल गई। देखिए हमने कितनी आसान से निकाल दिया। अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आप पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाएंगे या घबरा गए होंगे कि यार अब इस क्वेश्चन के कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका भी मैं आपको बिल्कुल आसानी से एक हल बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए। जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं होता, अब जब हम उसको समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसके क्या है, इसके पॉइंट्स है, हमें ये पॉइंट्स मालूम करने, मतलब ये पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए, हमें ये पॉइंट्स मालूम करने। तो ये कितने पॉइंट्स है, 250 पेजेस। ओके, 250 पेजेस। वो क्या कह रहा है, जो बिस्मा है वो 50 पेजेस पढ़ती है 3 आवर्स में। मतलब कितने का आवर्स में, शी रीड्स 50 पेजेस इन 3 आवर्स। ओके, 50 पेजेस पढ़ती है 3 आवर्स में। तो हमें 250 पेजेस मालूम करने, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसको हम इसी तरह लिख देंगे, यहाँ पर एक की साइन दे देते तो मतलब कि डिनोमिनेटर एक बना देते तो कोई मसला नहीं। ओके, अब हमने क्या रखा, पहले हमें 3 रखना है, जो ये हो गए आवर्स। ओके, और ये हो गए पेजेस। अब इसको पेजेस, इतने पेजेस पढ़ने हैं तो वो कितने आवर्स में, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा 250 पेजेस पढ़ने में। तो सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो 1 5 जा 1, 5 5 जा 20, 250। तो 5 5 जा 250, तो 3 3 जा होगा आंसर 15 आवर्स। मतलब इसको 250 पेजेस पढ़ने में लगेगा 15 आवर्स। उसको 15 घंटे लगेंगे 250 पेजेस पढ़ने। दोस्तों तो इस सवाल को देखें कि एक बंदा है 3 kg एप्पल खरीद करता है 150 रुपीज़ में, मतलब 150 रुपीज़ में वो 3 kg एप्पल खरीद करता है। तो उसको कितने खरीदने हैं, उसको खरीदने हैं 7 kg। ओके जी, 7 kg खरीदने हैं, उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के, मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम पहला तरीका करते हैं जो कि प्रोपोर्शन वाला है, और दूसरा तरीका वो है, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। दोस्तों तो यहाँ पर क्या कह रहा है, केजी। ओके, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शन के तरीके से करते हैं 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद पैसे कितने हैं, रुपीज़ है 150। ओके, तो फिर हमें कितने खरीदने हैं, हमें 7 kg खरीदने हैं। उसके लिए हमें एक्स मालूम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर हम एक्स देते थे। तो देखिए 3 kg के लिए 150 रुपीज़ थे। अब किलोग्राम बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी, मतलब किलोग्राम बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज़ बढ़ेगी। अगर एक चीज़ प्रोपोर्शन, अगर एक चीज़
नीचे जाएंगी तो दूसरी चीज़ भी अपने आप नीचे जाएंगी। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। दोस्तों अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आए देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये उठाना है, यहाँ पर 3 रेशो की साइन 7 kg, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमें सिर्फ 7 लिखना है, के जी नहीं लिखनी, 7। उसके बाद 150 रुपीज़ जो प्राइस है। जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं तो आपको इधर से लेके रख देना है, उसमें कोई इशू नहीं। तो 150 ये है प्रोपोर्शन की साइन, ओके जी 150, और हमें मालूम करना है एक्स। तो दोस्तों तो ये यहाँ पर आ गए और ये जो है यहाँ पर आ गए, मतलब जो भी x के साथ है वो क्या बन जाएगा, वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 150 जो भी x के साथ है मैंने कहा वो क्या बन जाएगा, वो डिवाइजर बन जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर ले आएंगे, हमें मालूम करना है x। तो 3 1 3, 5 3 15 और 0। ओके, अब 50 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 70 एंड 35। मतलब कि उसको कितनी पैसे देने पड़ेंगे, उसको 7 kg के 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इस तरीके से निकलता है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, जैसे आपका क्लियर समझ आए। दोस्तों इस सवाल का देखें तो ये सवाल भी प्रोपोर्शन से ही निकलेगा, क्योंकि हम अब प्रोपोर्शन के चैप्टर में पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे एवरेज की तरफ। तो देखें 8 लेबर्स जो है वो काम करते हैं 6 आवर्स में, मतलब लेबर्स कितने हैं, लेबर स्टैंड फॉर एल, ओके कितने 8 मजदूर है। जो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 8 जो मजदूर है वो 6 आवर्स में काम करते हैं। 8 मजदूर 6 घंटे में एक काम करते हैं। तो 12 मजदूर आ जाएंगे तो वो काम कितने वक्त में ख़त्म होगा, समझ आया। 8 मजदूर 6 घंटे में काम करते थे, तो 12 मजदूर अगर आ जाए, 4 मजदूर और बढ़ जाए तो वो काम कितने वक्त में ख़त्म हो सकता है। तो 6 आवर्स में काम करते हैं। जब 12 मजदूर आ जाए तो वो कितने वक्त में ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हम दे देते हैं एक्स। ओके जी, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम प्रोपोर्शन की तरह रखेंगे। तो लेबर्स पहले आप इसको समझ लेते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके, जो 8 जो मजदूर है वो 6 का आवर्स में काम करते हैं, 12 मजदूर कितने आवर्स में करेंगे। तो देखिए मजदूर बढ़ेंगे तो टाइम नीचे जाएगा, मजदूर बढ़ेंगे तो टाइम नीचे जाएगा। मतलब कि ये जो है, जब 8 मजदूर थे तो 6 आवर में काम किया। जब मजदूर बढ़ेंगे तो टाइम जो है वो नीचे जाएगा, मतलब टाइम बचेगा। जब मजदूर ज़्यादा होगा तो टाइम बचेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके जी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। जब मजदूर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट में क्या किया, यहाँ से उठाए यहाँ से उठाए, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे एक आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम 8 उठाएंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन देंगे 12। अब आप सोचेंगे यार ये 8 या 12 ये तो सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है, लेकिन हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। तो भाईजान कोई बात नहीं, ये भी एक आसान तरीका है। जब हमने पहला स्टेप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह उठा लिया, जब हम लास्ट स्टेप पे आएंगे तो हम यहाँ पर से कन्वर्ट करेंगे। अब समझे, तो यहाँ पर से पहले पहले 6 से, उसके बाद नीचे 1 से। तो पहले हमें नीचे वाला उठाना है, जब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे किसमें, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, 1 से उठाया, हमें रेशियो की साइन देंगे और 6। अब जो भी x के साथ आया वो डिवाइजर बन गया, जैसे मैंने पहले ही रिपीट कर चुका हूँ। 6 यहाँ पर 12 है, तो 1 और डायरेक्ट 12 नहीं लगेगा, तो 6 का लेवल टेबल लगेगा। तो 6 2 12 एंड 1 6 1, ये अगर ख़त्म। अब ये देखो इन दोनों को भी ये लग रहा है, तो 1 2 1 एंड 4 2 8। मतलब कि जो 4 मजदूर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे आपको क्लियर दिखाई दे। जो 4 मजदूर है उसको कितना टाइम लगेगा, उसको भाई लगेगा 4 आवर। बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल लिया, बिल्कुल ही क्लियर तरीके से। यही थी हमारी आज की टॉपिक। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर न्यू है, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी PhD और GST की प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।